वो डाले ना
कुछ ट्राई करके अगर तुमसे बन रहा होगा। लास्ट में जो दो सवाल पड़े थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछना चाहिए। मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई किसी को डिस्टेंस से हराता है तो वो केवल इस बात को बता रहे होते कि सेम टाइम में इस व्यक्ति ने इससे इतने मीटर ज़्यादा दिए है। कोई रेस है, उसको कंप्लीट किया और उसने किसी दूसरे को 10 मीटर से हरा दिया, इसका मतलब जितने टाइम में उसने रेस कंप्लीट कर ली और जो दूसरा वाला जो बंदा हारा है वो 10 मीटर पीछे था। तो लैंग्वेज बदल के भी आ सकती, हो सकता है आपसे कह रहे कि जब ए रेस कंप्लीट करता है तो बी 24 मीटर पीछे था और सी कितने मीटर पीछे था। जब बी रेस कंप्लीट करता है तो सी होगा कितने मीटर पीछे, 16। अब इससे कैसे पता लगाएंगे रेस की लंबाई है। देखो 3 व्यक्ति है ना, फर्स्ट वाला कह रहा है कि हाँ देखो रेस जो जीतेगा उसका मतलब ये है कि जब फर्स्ट वाला बिल्कुल रेस को कंप्लीट कर देगा तो सेकंड वाला तो पीछे ही होगा, है ना। सेकंड वाला कितना पीछे होगा, जितने मीटर से हरा दिया होगा। तो सेकंड वाले व्यक्ति को कितने मीटर से हराना है, 11। यानी कि फर्स्ट वाला रेस कंप्लीट कर चुका है और सेकंड वाला व्यक्ति 11 मीटर पीछे है, तभी तो इसको 11 मीटर से है। लेकिन ये बात सेम टाइम में चली गई डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। जितने समय में पहले वाले ने रेस कंप्लीट कर ली उतने समय में दूसरा वाला 11 मीटर पीछे है। तीसरे वाले को कितने मीटर से हरा दिया, तो तीसरा वाला 90 मीटर पीछे होगा। लेकिन ये तीसरा वाला किससे 90 मीटर पीछे होगा, पहले वाले से। जो पहला व्यक्ति उसी ने तो हराया है, तो पहला वाला व्यक्ति जो होगा रेस को कंप्लीट कर चुका होगा और तीसरा वाला 90 मीटर पीछे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे फिर एक और स्टेटमेंट कह रहे हैं अगर दूसरा वाला रेस को कंप्लीट करता है, तो दूसरे ने तीसरे को हराने का मतलब ये है कि जब दूसरा रेस को कंप्लीट करता है तो जो तीसरा वाला व्यक्ति है वो कितना पीछे होता है, कितने मीटर से हरा दिया, 80। तो तीसरा वाला जो व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति से कितने मीटर पीछे हो जाता है। आपसे ये बताना है कि ये जो रेस की लंबाई है ये है कितने मीटर की। अब इतना बना दिया, अब थोड़ा अपना दिमाग लगाओ फिर करने का। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे एक बात, पहले वाले ने रेस कंप्लीट कर दी, दूसरा 11 मीटर पीछे था, तीसरा कितने मीटर, 90 मीटर। जब दूसरा वाला रेस कंप्लीट करता है, रेस कंप्लीट करने के बाद जितनी रेस की लेंथ है जो क्राइटेरिया रखा है उतनी दूरी चलने के बाद तो तीसरा वाला कितना पीछे होगा। तो अब मैं एक बात बता दूं, सेम टाइम में चलेगी दूरी तो है, सेम टाइम में पहला वाला व्यक्ति इतनी दूरी चल रहा है, दूसरा 11 मीटर कम चल रहा है, तीसरा चल रहा है। यहाँ भी वही बात है, सेम टाइम में दूसरा व्यक्ति रेस को कंप्लीट कर चुका है लेकिन तीसरा वाला व्यक्ति 80 मीटर पीछे। तो अब जरा आप दूसरे और तीसरे व्यक्ति की कंपेरिजन कर लेंगे और सवाल एक तरफ देखो दूसरा व्यक्ति और एक तरफ देखो तीसरा, कैसे। अच्छा दूसरा वाला व्यक्ति अगर रेस को कंप्लीट करेगा तो कितने मीटर चलना पड़ेगा उसे, यहाँ से इसके बाद 11 मीटर पीछे है, तो दूसरे वाले व्यक्ति को सिर्फ कितनी दूरी चलनी है, 11। तीसरा वाला कितने मीटर पीछे था, लेकिन जब ये दूसरा वाला रेस को कंप्लीट कर लिया तो फिर कितने मीटर पीछे हो गए, 80 मीटर। तो पहले ये 90 मीटर पीछे हुआ करता था, अब ये 80 मीटर पीछे हो रहा है। वेरिएशन कितने मीटर का होगा, 10 मीटर का। इसका मतलब तीसरा वाला व्यक्ति सिर्फ कितने मीटर चल पाया, 10 मीटर। तो जो गैप था 90 मीटर का वो 10 मीटर कम हो गया। इसके 11 मीटर आगे मूव होने से ये वाला जो तीसरा व्यक्ति है ये भी 10 मीटर आगे की तरफ मूव हो गया। इसीलिए ये पहले 90 मीटर पीछे था, पहले कितने मीटर पीछे था, 90 मीटर पीछे था। अब ये कितने पीछे हो गया, 80। तो हारना इसको अब भी है, पहले वाले व्यक्ति से 90 मीटर से हार गया और दूसरे वाले व्यक्ति से 80। बात समझ गए, फिर से बात करें। दूसरा व्यक्ति जब रेस को कंप्लीट करेगा तो 11 मीटर से और चलना पड़ेगा क्योंकि ये 11 मीटर ही तो पीछे है। ठीक है, मैंने कहा दूसरा वाला को उतने टाइम में 11 मीटर चलना है। तीसरा व्यक्ति कितने पीछे है और ये आगे बढ़ते बढ़ते कितना पीछे हो जाएगा, भाई दूसरे और तीसरे का गैप समझो। ये मत समझना कि दूसरे और तीसरे के गैप की मैं बात कर रहा हूँ। रेस को कंप्लीट करने से ये 90 मीटर पीछे था और अब ये रेस कंप्लीट करेगा उससे कितना पीछे, 80 मीटर। तो 10 मीटर को आगे बढ़ा होगा तभी तो ये 80 मीटर पीछे होगा।
इसका मतलब सेम टाइम में चली गई दूरी का रेशियो पता लग गया। जितने टाइम में दूसरा व्यक्ति 11 मीटर चलता है उतने टाइम में तीसरा व्यक्ति कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। क्लियर? जब रेस कंप्लीट हुई तो दोनों के बीच का गैप कितना था, 80 मीटर, और यहाँ दोनों के बीच में गैप कितना है, तो ये जो एक का डिफरेंस है ये 80 मीटर के बराबर नहीं होना चाहिए भाई। मैं ये मान लेता हूँ कि दूसरा वाला व्यक्ति उतने ही टाइम में 11 यूनिट डिस्टेंस चलेगा, तो तीसरा वाला सिर्फ कितना चलेगा, 10 यूनिट चलेगा। तो इनके बीच में डिफरेंस है, तभी तो ये हार रहा है। डिफरेंस कितने का है इनके बीच में, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का जो डिफरेंस है कितने के बराबर है, 80। अब आपसे पूछेगा रेस की लंबाई, भाई तीसरा वाला व्यक्ति तो पीछे, इसने तो रेस कंप्लीट करी नहीं। रेस कंप्लीट किसने करी है, दूसरे वाले। तो जितना डिस्टेंस दूसरे व्यक्ति ने चला है उतनी ही रेस की लंबाई होगी। दूसरे व्यक्ति ने चला है 11 यूनिट, 80 के हिसाब से आप लगा दें, यानी कि जो रेस होगा, जो ट्रैक होगा, कितने मीटर का होगा, 880। एक सवाल ऐसा ही ये वाला, इसको आप करिए और आंसर बताइए। इस स्टेटमेंट का केवल रोल इतना है कि आप दूसरे तीसरे के बीच में ये बता पाए क्या रेशियो रहेगा। सवाल तो सेम है ना, डेटा दे देंगे 96। जब आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा ना, तो फिर इस सवाल को पेपर में आप 10-15 सेकंड में बना सकते हैं। अब ये बताओ कैसे 15 सेकंड में बना सकते हैं। हमारे काम का तो मटेरियल सिर्फ ये वाला था, काम का मटेरियल तो ये है। चलो जिनसे बन गया आ गया आंसर, अच्छी बात है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे सवालों में हमेशा सेकंड और थर्ड वाले को कंपेयर किया। बी को और सी को। फर्स्ट में कौन है, ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया, 24, और सी को कितने मीटर से, यानी कि सी 36 मीटर पीछे है, अभी रेस कंप्लीट नहीं हुई इसकी, और बी कितना पीछे है, 24 मीटर पीछे। जब बी कंप्लीट करेगा रेस, तो बी सी को कितने मीटर से हरा देगा। आप मुझे ये बताइए, अगर बी 24 मीटर से पहले स्टेटमेंट में हार रहा था, तो रेस कंप्लीट करने के लिए बी को जो डिस्टेंस चलना होगा वो कितना चलना होगा, 24 मीटर। भाई मैं 24 मीटर पीछे हूँ तो मैं अपनी रेस कंप्लीट तभी कर पाऊंगा जब मैं 24 मीटर आगे हूँ। उस कंडीशन पर सी कितना आगे बढ़ेगा, सी कितना पीछे था और कितना रह गया, 36 मीटर पीछे था और ये 16 मीटर पीछे हो गया। इसका मतलब ये है कि वेरिएशन कितने का है, 20 मीटर। 36 मीटर का जो गैप है वो 16 मीटर अगर रह गया है मेरा, तो इसका मतलब मैं भी 20 मीटर आगे की तरफ मूव किया। तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5x4, सॉरी 4x5 और 4x6। बी और सी के लिए जो रेशियो है डिस्टेंस का वो कितना है, 6। जितने टाइम में बी चलेगा 6 यूनिट और सी चलेगा उतने टाइम में कितना। तो जब बी ने रेस कंप्लीट की तो सी कितना पीछे था, बी ने जब रेस को कंप्लीट किया तो बी ने सी को कितने से हरा दिया, 16 मीटर से। तो इसका मतलब ये 1 यूनिट का जो डिफरेंस रहा है सेम टाइम, ये उस रेस को कंप्लीट करने के बाद 16 मीटर का था। रेस किसने कंप्लीट की, बी ने या सी ने,
जब बी सी को हरा रहा है तो रेस कंप्लीट किसकी होगी? तो जितना डिस्टेंस बी ने चला उतना ही रेस की लंबाई होगी। 16 × 6 कितना हो जाएगा? क्या आपको नहीं लगता 15-20 सेकंड में इस तरीके से हो सकता है सवाल? हो सकता है, बस पहली बार में किसी का भी होता 15-20 सेकंड में। आप सोच रहे हो कि नहीं पहली बार में, अभी तो आपको बहुत कुछ समझना होगा, लिखना होगा। कोशिश करोगे बार बार तो आप हो सकता है स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते सवाल करेंगे। आप अपनी कॉपी पे फिर ये डायग्राम बना लेना उस वाले सवाल का इस तरीके का, जिससे कि समझ पाओ करके। एवरेज स्पीड में हमने लास्ट में कहा था 2-3 बार चले थे एवरेज स्पीड पे। पहला क्वेश्चन नोट हो गया सबका? बी को रेस कंप्लीट करने के लिए 24 मीटर। जब ये 24 मीटर यानी रेस कंप्लीट कर लेगा तो सी कितना पीछे हो जाता है? 36 मीटर पीछे था, 16 मीटर पीछे हो गया। इसका मतलब इसमें 20 मीटर पीछे निकाला। डिफरेंस आपको पता है कितने से हरा दिया? बी ने सी को कितना ही डिफरेंस? 16 मीटर से हराया तो 16 मीटर का डिफरेंस है। जिसने रेस कंप्लीट की बी ने सी।
कॉन्सेप्ट एक ही, एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी अपॉन टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, जितने टाइम में आपने वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उससे डिवाइड कर दो। वो कैसे निकालना है, बस वही सवालों में आपको कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आपको डिस्टेंस नहीं दिया जाए तो क्या करना है, डिस्टेंस दिया ही ना जाए, केवल स्पीड दे दी जाए। ऐसा होता है ना, डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता है, डिस्टेंस का रेशियो मैटर करता है। अब जैसे मैंने कहा 2 पार्ट में मैंने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये केवल मैं रेशियो लिखा, 3 रेशियो। ये तो हम लोग जानते हैं ना कि अगर हम इस डिस्टेंस को 3x मानेंगे तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा। आपसे कोई पूछे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 3x प्लस, अब टोटल टाइम चाहिए, उसके लिए हमें स्पीड चाहिए होगी। जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया यहाँ स्पीड s1 थी और यहाँ स्पीड क्या थी, अगर मैं स्पीड से डिस्टेंस को डिवाइड करूँगा तो ये डिस्टेंस 3 रह गया। अब ये क्या हो गया, टाइम। तो टाइम हमारा क्या आएगा, 3x अपॉन s1 और 2x अपॉन s2। आप जरा सोचो कि x तो नीचे भी कॉमन आना है और x ऊपर भी कॉमन आना है। तो जब x कॉमन लेंगे ऊपर से और नीचे से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ओरिजिनल डिस्टेंस पता ही हो सवाल, आप उसका रेशियो ले लीजिए, उसी को डिस्टेंस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि कुल यात्रा का 75% कितना होता है, 3/4। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है, पहले मैंने यहाँ से 3/4 भाग तय किया, यानी 4 में से 3 यूनिट डिस्टेंस तो पहले चल गया। बचा कितना हमारे पास, 3/4। सभी लोग जानते हैं 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों को अगर हम कवर कर लें तो वो हमारा 3 बचेगा, एक हिस्सा रहेगा उसको हमने बात किया। अब स्पीड अलग है, पहले वाले के लिए जो 3/4 भाग चला, यहाँ स्पीड थी आपकी 30 किलोमीटर प्रति मिनट, और जो बाद में बची हुई डिस्टेंस है इसके लिए स्पीड कितनी थी, 50। आपको निकालना है एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होगी, तो आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखना है, और जो भी आपको टाइम लग रहा है टोटल टाइम कहाँ लिखना है। अब आप कहेंगे डिस्टेंस है नहीं तो उसका रेशियो उसी को 3 + 1, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 4, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 4 हुई, 3x और 1x लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बाद में x लेके कैंसिल करोगे तो बात तो वही है। अब टाइम आपको नहीं पता, टाइम कैसे निकालते हैं बताइए। अगर डिस्टेंस पता है तो डिस्टेंस को डिवाइड किससे करना होता है, तो आप यहाँ पर देखिए डिस्टेंस 3 है और स्पीड कितनी है 30। आपके लिए यहाँ पर जो टाइम लगा वो कितना लगा, 1/2। पहले वाले केस में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1/2। दूसरे वाले में देखिए डिस्टेंस 1 है और स्पीड है 50, तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 1/, लगा लीजिए। पहले वाले में 1/10 और दूसरे वाले में टाइम 1/10। टोटल टाइम निकालने के लिए दोनों को क्या करना है, प्लस। टोटल टाइम निकालेगा तो प्लस करना पड़ेगा, क्या आएगा देखो। आप इसको सॉल्व करेंगे अभी, 1/10 और 1/50 को कैसे ऐड करना है, 4 तो रहेगा ही रहेगा ना ऊपर। 10 और 50 का एलसीएम कितना होता है, तो नीचे वाली वैल्यू बराबर करोगे तभी तो आप ऐड कर पाओगे। तो बराबर करने के लिए 10 और 50 का एलसीएम 50 होता है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना है, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5। अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई कितनी, और ये वाली वैल्यू कितनी। अब एक तो तरीका ये है, अगर एलसीएम लेके आप ऐड कर पाते तो ठीक है, वरना भाई आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, लेकिन फिर दिक्कत ये आएगी 3 केस होंगे, उनमें कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। ये वाला जो 50 है ये कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, नीचे बचा 5 + 1 कितना, मैं 2 से और डिवाइड कर दूँगा, यहाँ 100 आ जाएगा, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड 33.33 किलोमीटर पर आवर एप्रोक्सीमेट। एवरेज स्पीड पूरी यात्रा में कितनी है, 33.33%। एक चीज़ याद रखना, एवरेज हमेशा बीच में ही आएगा, जैसे यहाँ 30 है और यहाँ 50 है, 30 और 50 के बीच में ही कहीं एवरेज स्पीड आएगी। 30 से कम नहीं हो सकती, 50 से ज़्यादा नहीं। एवरेज जब निकालते हैं तो इक्वल ही तो करते हैं, इक्वल करेंगे तो ऐसा थोड़े ना है कि जैसे 30 उससे कम थोड़े ना हो जाएगी। ये वाला भी क्वेश्चन देखो, 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बची हुई दूरी 50 किलोमीटर। पहले तो आप देखो इस डिस्टेंस को कैसे तोड़ोगे, कितने हिस्सों में आपने डिस्टेंस चला है, 3 हिस्सों, ठीक है। 1/, कितना था, 3, और यहाँ कितना चला था, 1/4। बचेगा उसको बात, तो
टोटल डिस्टेंस ऐसा मान लो कि 3 और 4 दोनों से कटते हैं 12। तो आप क्या करोगे, ये जो टोटल डिस्टेंस है आप इस टोटल डिस्टेंस को 12 मान लो। एवरेज स्पीड को यहाँ निकालेंगे, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप भूले ना बिल्कुल। ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, इसको हम लोगों ने 12 मान लिया। किस बेस पे माना? क्योंकि डिवाइड यहाँ 3 से करना है और यहाँ डिवाइड किससे करना है? तो आपने टोटल डिस्टेंस अगर 12 मान रखा है तो 12 का 1/3 यानी कि यहाँ डिस्टेंस कितना चला? 12 का 1/4 3, 4 यहाँ चला 3 यहाँ चला, तो 4 + 3 कितना हुआ? टोटल कितना है? 12 में से 7 निकाल दो, कितना बचा? यानी कि यहाँ जो डिस्टेंस रह जाएगा 12 - 7 कितना बचा? आप जोड़ के देख लो कि 12 हो रहा है। तो 4 + 3 7, 7 और 5 12। अब तिहाई, 12 का तिहाई 4, 12 का चौथाई कितना? बचेगा कितना? 7। बाकी आपको स्पीड यहाँ पर मेंशन है कितनी है, यहाँ पर 25 किलोमीटर पर आवर। यहाँ स्पीड कितनी है? 1/4 भाग के लिए 40 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? 12। टाइम निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ टाइम निकालेंगे, 4 को डिवाइड किससे करना होगा? 3 को डिवाइड किससे करेंगे? और यहाँ 5 को डिवाइड 50। तो ये वाला हमारा शॉर्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 1/। इन सबको आपस में क्या करना है? टोटल टाइम निकालने के लिए प्लस ही तो करना है। 25 40 और कितना है? 25 40 और 10। क्या करना है? गलत लिख दिया। 40 मेरे ख्याल से यहाँ होगा, इसको सही कर लेना, ठीक है। 25 की जगह 40 कर लेना, 40 की जगह 25। गलत लिख दिया, ध्यान नहीं दिया। यहाँ 40 करना, यहाँ 25 आ तो जाएगा, लेकिन डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सही नहीं लगेगा आपको। तो यहाँ पर 40 कर ले रहे हैं और यहाँ कितना कर दे रहे हैं? 25। अब ठीक है, आप बताइए 4 से भी 40 कटेगा, कितने बार में? 10 बार। अब आप देखो नीचे आपको कौन कौन सी वैल्यू दिख रही है? 10 25 10। तो 10 25 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। आप अपने माइंड में सोचिए, 10 को 50 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? तो ऊपर भी 5 से कर दो, 5 ही। 25 को 50 बनाने के लिए 2 से, तो 2 की गुणा ऊपर करेंगे तो 2 × 3, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी 50 लिख रखा है हमने, ऊपर गुणा करनी है केवल। 10 में 5 से गुणा करना है तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 10 और 6 16, यानी कि हमारा जो टाइम आएगा निकल के वो कितना आएगा? 16 और अपॉन में कितना आ गया? अगर इस 50 की बात करें तो ऊपर पहुंचेगा 12 × 5 60, 600/16 कटेगा। ये 8 से कट जाएगा। 8 का 7 बार 8 का 7 बार 8 पंजे 26, नीचे बचेगा 2। 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड आएगी 37.5 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या है? एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ऐसा कभी भी अगर डेटा आता है कि जिसमें आपको डिस्टेंस नहीं बताएगा तो आपको ये जरूर बताएगा कि आपने उसको मतलब रेशियो में चेंज करना है, ऐसा डेटा जरूर देगा। जैसे यहाँ पर बोल दिया 75%, यहाँ फ्रैक्शन में बता दिया इतना इतना आपसे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जरा आप मुझे बता सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना चला है? देखो इसका कहने का मतलब क्या है, पहले घंटे दूसरे घंटे इसी क्रम में आगे चलता था। किस प्रकार से चला? पहले घंटे 1 किलोमीटर, दूसरे 2 किलोमीटर, तीसरे 10 घंटे में ये ऐसे ही चलता रहा। पहले घंटे में कितना चला है? 1 किलोमीटर, दूसरे में, तीसरे में, फिर, और ये इसी प्रकार से आपका 10 घंटे तक शेड्यूल रहा। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद, और लास्ट वाला यानी जो 10वां घंटा था उस घंटे में ये 10 किलोमीटर चला होगा। या आप ऐसे इस पैटर्न चल रहा है, हर घंटे में 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है। पहले घंटे 1 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे 2 किलोमीटर, तीसरे घंटे 3 किलोमीटर। अब आपकी टोटल डिस्टेंस तो होगी, अगर एक को मैं ऐड कर दूं तो टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगी, लेकिन टोटल टाइम कितना लगा? ऐसा मत करना टाइम भी जोड़ने लगो। टाइम तो 10 ही घंटे लगे, बोल तो दिया कितने घंटे में ये प्रोसेस हुआ, तो टाइम आप यहाँ पर लगाएंगे 10। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं
ऐड करने पर आएगा 55। 55 किलोमीटर 10 घंटे में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड आपकी होनी चाहिए कितनी? 5.5 किलोमीटर पर। 10 से डिवाइड करेंगे 5.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब अगर ये हर घंटे पर आपको ये पैटर्न कभी पेपर में दिखे, आपको डायरेक्ट वाला तरीका बता दें, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन लग रहा होगा। जैसे कि आप देखो अंतर बराबर ही तो दिख रहा है, एक का 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी, 7 का। कुछ मत करना, आपको एवरेज में पढ़ा रखा है। फर्स्ट को और लास्ट को ऐड कर लेना और डिवाइड कर देना किससे? तो पहले घंटे में कितना चला था और लास्ट वाले में तो 10 और 1 11। 11 का आधा कितना होगा? आपको खाली पता लगा ऐसे ही कल को कह रहे कि वहाँ 75 घंटे तक चलता रहा, आप 75 तक जोड़ोगे क्या? और ये तो चलो एक का अंतर जोड़ भी लोगे फॉर्मूले से। अगर कल को यहाँ पे अंतर हो जाए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड 7 7 8 8 का, फिर क्या करोगे ना? आप याद रखें ना कि अगर ये ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन का पैटर्न चल रहा है हर घंटे पर, ये तो आप पहले घंटे में कितना चले और लास्ट वाले में दोनों को जोड़ के क्या करो? 120 किलोमीटर 45 की स्पीड से और समान दूरी। समान दूरी का मतलब क्या होगा? अगर यहाँ 120 किलोमीटर चला तो यहाँ भी कितना चला होगा? आप लोग सोचोगे कि हम कुल दूरी तो निकाल लेंगे, 120 2 बार चलेंगे तो कितनी होगी दूरी? 240। टाइम निकालोगे जरा 45 से तो ये चाहे थोड़ा बहुत कर भी लोगे कोशिश, 75 से इसे भाग करोगे टाइम और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन करना क्या है कोशिश। इसको आप लिख लेना, जब डिस्टेंस दो इक्वल पार्ट में, जब डिस्टेंस तो समान भाग में, ठीक है। अब ये समान भाग में होने का मतलब आप जानते हैं, या तो आधा आधा 2 बार चलो, ठीक है, या फिर आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाइए। आप ये मान लो आधी दूरी मैंने S1 स्पीड से चली, आधी दूरी, तो अगर मैं आधा आधा 2 बार चलूंगा तो पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसे समझ लो एक निश्चित जगह से आप गए S1 स्पीड से और वापस आ गए S2 स्पीड से, तो ये जो आपकी जर्नी रही है जाने आने की, इसकी एवरेज स्पीड आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कुछ नहीं, मैंने अभी क्या कहा कि आपको डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है, रेशियो की जरूरत है। समान दूरी चलेंगे तो रेशियो 1 का ही रहेगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना बनेगा? एवरेज टाइम निकालेंगे 1/S1 और यहाँ टाइम निकालेंगे तो 1/S2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला निकल के आएगा, और ये आपको याद रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल है एवरेज स्पीड का। S1 + S2, आप इसकी एवरेज स्पीड को डायरेक्ट निकालिएगा, कुछ भी आपको करना ही नहीं है, सीधे सीधे आप आंसर करेंगे। आपको मतलब ही नहीं है दूरी कितनी है। ये जो 120 किलोमीटर दे रखा है इसका कोई यूज आप करोगे यूज तब भी वही आंसर आएगा, नहीं करोगे ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिस्टेंस का कोई रूल नहीं होता है एवरेज स्पीड। डिस्टेंस नहीं भी दे रखी तब भी तो निकालेंगे हम लोग एवरेज स्पीड। तो अब देखो दूरी बराबर है दोनों केस में, है या नहीं? तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 2S1 S2 और S1 प्लस, आप देखिए S1 की जगह पहले स्पीड कितनी थी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकंड वाले केस में स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे इनको ऐड करके लिखो, 75 और 45 कितना हो जाएगा? 75 और 45 कितना होगा? 15 का 5 बार, और यहाँ 15 का कितना बार? 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 45 × 5 कितना आता है? 225। 225 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 का 5 बार 6 बार 56.25 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड रही है इस यात्रा में। आप चाहे तो कितना भी कुछ कर लो, 120 की जगह 240 भी रख लोगे डिस्टेंस, तब भी एवरेज स्पीड यही आनी, कुछ नहीं बदलना। आप यहाँ पर 100 किलोमीटर कर लो दूरी, तब भी वही आनी। तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, सीधे अगर दूरी बराबर है तो आप समझ लो एवरेज स्पीड ऐसे। यहाँ भी देखो व्यक्ति कहाँ गया? घर से, और फिर क्या हुआ? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और वापस आया। वापस आएगा तो ऑफिस से कहाँ आएगा? तो दूरी बराबर हो गई, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, सेम डिस्टेंस था। आपकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए सीधे सीधे एक ही चीज है, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस, ये है आपके लिए फॉर्मूला। S1 की वैल्यू दे रखी कितनी? 24, और S2 की कितनी? आप पुट करना वैल्यू, आंसर। ये वाला सवाल मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति निश्चित चाल से जाता है, अब ये निश्चित चाल आपको पता थोड़ा ना कितनी है, पता है क्या?
चलो हमने मान लिया ये जो निश्चित चाल है ये x किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये गया था तो कितनी स्पीड से गया? x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैंने मान लिया ये जा रहा है। फिर ये वापस आया तो चाल इसने क्या कर दी? दोगुनी कर दी। यानी वापस आते समय जब इसकी स्पीड s2 की बात करें तो डबल होनी चाहिए। डबल का मतलब गया अगर x चाल से होगा तो आया, फिर से समझो, ये गया तब स्पीड इसकी x थी और जब ये वापस आया तो इसकी स्पीड क्या होगी? 2x। जाते समय x, आते समय 2x। पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? 40। अभी तो बताया था कि अगर डिस्टेंस बराबर होगा तो एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी? 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस। जरा बताइए एवरेज स्पीड हमारी अगर यहाँ 40 लगा दी जाए, s1 की जगह कितना लगाना है और s2 की जगह नीचे दोनों को ऐड करना है, s1 और s2। x और 2x को जरा ऐड करो, एक x तो कट जाएगा ऊपर वाला। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो कितना आएगा? और इधर आएगा 2 × 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? 4 से 120 को भाग करेंगे 30 ही तो आएगी। अब आपसे कह रहा है वापस आते समय उसकी चाल क्या थी? बताओ वापस आते समय चाल क्या थी उसकी? यहाँ पर अगर x की जगह 30 लगा दिया जाए तो इसकी वापस आते समय जो चाल होगी वो कितनी होगी? जाते समय 30 थी, आते समय 60। नंबर कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, लेकिन इसको ना लिखा करो, कॉपी पे लिख दिया करो। इसमें लिखा है नंबर 14 को √4 + √140 नंबरिंग डालते हो 1 2 3 √4 + √140 वो ठीक है। एक तो जगह और भी देखा था मैंने। विवेक कुमार कौन है? विवेक कुमार, इन्हें तुम्हारा कॉपी का तुमने लिखा था ना 9 + 2 = 11, इन्हें लिखा 9 + 3 = 12। ये कितना? 21। सवाल कर लोगे सुनेगा कितने करा के हो जाएंगे, इतना ही बता दो। हाँ 3 से जब इसको डिवाइड करोगे 100 को 3 × 3 कितना आएगा? फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 3 9, अब कुछ बचा ही नहीं तो पॉइंट लगाएंगे फिर 0 आएगा।
घंटे की जगह में 75 घंटे तक तब कितना भी आगे तक जाओ, 100 घंटे 200 घंटे तक, लेकिन जो डिस्टेंस है उसमें तो ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, एक एक का गैप आ रहा है। तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा नहीं, जैसे उसमें 10 बार है, जैसे नीचे भी 10 घंटे हैं, 20 बार होगा तो नीचे तब भी वही बात है, 5 बार उससे कोई फर्क नहीं। 3 घंटे में इसके ऊपर 5। भाई ये जो पैटर्न दे रखा है ये 10 बार का दे रखा है, तभी तो 10 घंटे लगे। अगर ये 20 बार का दे रखा होता तो यहाँ पर 20 होता होगा। फॉर्म आ गया एनटीपीसी स्वाद वैकेंसी बहुत कम आई है, करना मतलब पड़ेगा। वो हर बार ऐसे तो कैंडिडेट वैकेंसी आ जाती है, उसके बाद जब तो मान के चलो वही जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अभी लगभग 10,000 आई है, मुझे उम्मीद ये है कि एनटीपीसी में आप 20 से 25,000 वैकेंसी देंगे दोनों में, क्योंकि इससे कम आई नहीं कभी। पहली बार आई थी 18,000, इस बार लगभग 25 की अपनी करती रहेंगी, और आपकी बात भी 25 को आना चाहिए। जोन का आप देख लेना भाई, कौन सा जोन हो गया मैं बता दे रहा हूँ, कौन कौन सा नहीं होता है। चंडीगढ़ स्कूल के भी बच्चे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला अलावा पता लेना, क्योंकि ये दो ऐसी जगह हैं जिसके आसपास कंपटीशन वाला बहुत अच्छा रहता है। आपको पता है कि कंपटीशन की ज़्यादातर तैयारी करने वाले बच्चे लोग बाहर निकलते हैं, एरिया इलाका अपने आस पड़ोस के, तो यहाँ पे समझ लो बहुत ज़्यादा हायर कंपटीशन होता है। उसके बाद तो उधर के होने जैसे सिकंदराबाद गया, मुंबई है, क्योंकि कटाफ तो बन जाती है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। बेंगलुरु गया, कटाफ बन जाएगी, क्योंकि बेंगलोर में आप बेंगलोर में तो सरकारी नौकरी के लिए पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। बेंगलोर में इंडस्ट्रियल एरिया है, सब ये सोचते हैं बीटेक कर ले, एमबीए कर ले, जिससे इंडस्ट्री में सेट हो, वहाँ सरकारी नौकरी के लिए टाइम नहीं होता, वहाँ का कटाफ कम जाता है। यहाँ के बच्चे वहाँ जाके जॉब करते हैं, तो इनकी कटाफ तो कम जाती है। अगर जैसे लड़के चुनना चाहें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन लड़कियों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दूरी डिस्टेंस पर जॉब करना मुश्किल रहता है। आपके पास निकल गए गोरखपुर, ठीक है, मेहनत कर पाओ थोड़ी ठीक ठाक, तो गोरखपुर या इलाहाबाद आपको ये सबसे बेस्ट रहेगा। आज तो रहेगा है, बिल्कुल ये हायर कटाफ है, लेकिन केवल कंपटीशन सीपीटी बनता है, मतलब नहीं, क्योंकि मेंस में सबका कंपटीशन बराबर हो जाएगा। हर जोन में जितनी वैकेंसी उसके 15 गुना बच्चे दिए जाएंगे। मेंस में तो बराबर ही है, आपकी भी सीट पर 15 गुना बच्चे बैठे, हमारी सीट पर 15 गुना बैठे, चाहे आप किसी भी जोन से। तो केवल सीपीटी बन के लिए इतनी मेहनत कर लो, मेंस में जाओगे तो किसी भी जोन में बैठे सबको बराबर मिलेगा। अभी वैकेंसी बढ़ जाएगी, गोरखपुर कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर गोरखपुर से आप कर पाते हैं, थोड़ी मेहनत करो, जीके वगैरह करो, लेकिन नया क्या करा सकते हैं, कटा के लगवा सकते हैं, लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं तो ईमानदारी के साथ पढ़ रहे अपनी कंपटीशन के लिए, कोचिंग के अलावा 3-4 घंटे पढ़ रहे। रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि आज मन नहीं है, तो ऐसे तो कभी कभी तो लोग 10 घंटे भी पढ़ लेते हैं, महीने में एक दिन 10 घंटे पढ़ लो तो उससे क्या उपयोग होता है, कोई भी नहीं होगा। जब तक रेगुलरिटी नहीं डालोगे तब तक आप कभी भी सिखाने पढ़ा नहीं पता क्या होता है। रेगुलर पढ़ने का एक फायदा होता है, एक बच्चा 2 घंटे पढ़ने पड़ सकता है एक साल, 2 घंटे पढ़ने पड़ रहा है एक साल, इसलिए एक भी दिन गैप नहीं किया, तो 365 इंटू लगभग आपके 725 घंटे हो गए उसकी पढ़ाई। अब एक बच्चा पेपर आया 2 महीने पहले, पढ़ना शुरू किया, 10 घंटे पढ़ रहा है, वो 2 महीने में कितना पढ़ पाएगा? 10 घंटे पढ़ने में 60 इंटू 10 600, लेकिन वो 600 घंटे बेकार हो गए। इतना प्रेशर ले लिया उसने 10 घंटे। आप सोचो जो काम 10 दिन में करना चाहिए वो 1 दिन में अगर आप करोगे, तबीयत खराब होना नहीं, ज़्यादा पढ़ोगे, ओवर पढ़ोगे, आदत है नहीं 10 घंटे बैठने की, बीमार हो जाओगे। खाना पढ़ने थोड़ा थोड़ा खाते, दिन में भी नहीं पाते, क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल? पूरे दिन का खाना एक बार में खा लो, डाइजेशन खराब हो जाएगा। वही चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, काम हो जाएगा। पेपर आएगा फिर सोचते हैं कि आप क्या पढ़ते हैं, आपको दुनिया की कोई किताब थोड़ी नहीं सब पढ़ता है,
घंटे पढ़ो, हम तो कह रहे हैं 2-3 घंटे पढ़ लो केवल रात में। जब तुम 2-3 घंटे पढ़ रहे 1 महीने तक पढ़ोगे ना, तुम्हें खुद पढ़ाई में मन लग जाएगा। 2-3 घंटे तब 4-5 घंटे में बदल गए, तुम्हें भी नहीं पता लगेगा।
एक 6 होगा, एक 6 होगा। डिस्टेंस को आपको नहीं दे रखा है, लेकिन ये बोल दिया कि समान डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, अलग अलग है, 2 3 4 5 कितने भी डिस्टेंस हो सकते हैं, बस इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। एक तो हम आपको तरीका बता रहे हैं, अगर आप फॉर्मूला याद कर पाए कर लीजिए। फॉर्मूला क्या याद करना, आप ये समझिए जितने इक्वल डिस्टेंस है, जैसे अगर मैंने कहा 3 समान दूरी आप तय कर रहे हैं, आपसे कोई पूछे एवरेज स्पीड बताइए, तो मैंने अभी क्या बताया था, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, तो हम टोटल डिस्टेंस को ही 3 मान लेंगे, 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सके, तो 3 बराबर हिस्से 3 के करेंगे तो एक ही तो आएगा। बस क्या करना है, स्पीड अलग अलग होगी, स्पीड से डिवाइड करके इसको टाइम बना देना, S1 S2 S2, इसके बाद इस टाइम को क्या कर लेना हो गया। अगर आपसे कह दे कोई 4 समान दूरी, 4 क्या 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। अगर 4 समान दूरी को क्या करना है, आप एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस को कितना मान लो 4, 1/S1 फिर S2 S3 और S4, जो 4 अलग अलग केस में अलग अलग स्पीड आपको बताई जाएगी, उससे आप सॉल्व करेंगे। 5 होंगे तो 5। अब जैसे यहाँ पर कितने डिस्टेंस हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हम या तो फॉर्मूला का यूज करेंगे, 3/1/S1 होगा, 1/S2 होगा और फिर 1/S3। चलिए देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ऊपर तो 3 रहेगा ही रहेगा, S1 कितना है 15 S2 20 और S3 3, ठीक है। बस ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो, हो गया सवाल। तो देखिए 3 को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए पॉजिटिव, नीचे 20 30 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 60। तो आप 15 को 60 बनाइए, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, 20 को 60 बनाइए 3 से मल्टीप्लाई 3, 30 को 60 बनाइए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। आप अगर 60 को ऊपर ले जाएंगे तो 60 × 3 क्या 180 तो होगा नहीं होगा, 4 + 3 7, 7 और 2 9, 9 से अगर 180 को आप डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ गई 20। ये पहला तरीका। अब दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं, 1 2 3, बस स्पीड अलग अलग है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर कितनी है 30 किलोमीटर। तो पता है आप एक काम ये कर सकते हैं कि उस डिस्टेंस को अपनी तरफ से इमेजिन करो जो तीनों से कट रहा हो, मतलब 15 20 और 30 तीनों से कटने वाला कोई आप वैल्यू बताइए जो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 तीनों से कटेगा। तो आप मान लो ये वाला डिस्टेंस कितना है 60, तो ये भी 60 किलोमीटर होगा और ये भी कितना होगा 60। अब आप एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे तो आप बताओ टोटल दूरी कितनी होगी, 60 60 3 बार चलेंगे तो टोटल दूरी कितनी होगी 180। टाइम पता करना है, तो 15 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएंगे तो कितने घंटे, 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर 3 घंटे, और 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर, टोटल टाइम कितने घंटे हो गया 4 + 3 7, 7 और 2 9 से 180 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई। ये देख रहे हैं
अब ये सवाल आप करेंगे खुद ही, 4 है इक्वल डिस्टेंस, लेकिन मैंने आप इसलिए ये सवाल लिया, अगर स्पीड का रेशियो आप ऐसा कुछ देखें, देखिए अगर सीक्वेंस में कोई टेबल देखे, जैसे 12 का टेबल है 24, और फिर उसके बाद इन तीनों का सम कितना होता है, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो आप देखो 12 का टेबल है 3 तक, और इसके बाद इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा। इस बात को याद रख लेना, अगर कभी पेपर में ये सवाल आ जाए, क्योंकि मैंने ज़्यादातर सवाल 4 वाले ऐसे ही लिखे, तो आप डायरेक्ट लगा देना, इनमें जो बीच वाला डेटा होगा यही एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, आप लोग सॉल्व करना, देखिएगा 4 बराबर डिस्टेंस, अगर हम जैसे यहाँ पर कितने डिस्टेंस है, 4, 1, 2, 3, 4, स्पीड आपकी अलग अलग है, यहाँ स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, 72 ही आ जाएगा ना। तो जितना भी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम 72 किलोमीटर ही मान ले रहे हैं, ठीक है, कितना मान लिया। अब अगर आपसे कोई पूछे एवरेज स्पीड बताओ, तो पहले तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी चली आपने, 72 कितनी बार चल रहे हो, तो 72 4 बार चलेंगे तो डिस्टेंस होगी 72 इंटू टाइम निकालिए, 12 से 72 को डिवाइड करेंगे कितने घंटे लगेंगे, 24 से भाग करिए, 36 से, और 72 से 1, 6 + 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 से 72 काटेंगे 6 बार, 6 × 4 हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ रही, ये आप अपने आप से करोगे, ठीक है। वर्गाकार मैदान ये तो है, मैं केवल हिंट दे रहा हूं, वर्गाकार मैदान का मतलब चारों भुजाएं कैसी हैं, मतलब ये डिस्टेंस बराबर ये चारों की, तो जब इसका चक्कर लगाएंगे, किसी वर्गाकार मैदान का चक्कर लगाएंगे तो बराबर बराबर होके चलोगे ना चारों केस में, स्पीड अलग अलग होगी, स्पीड कितनी है यहाँ 150, यहाँ कितनी है 300, और फिर इस वाले में कितनी है 450, और इस वाले में 600, मतलब आप ये कह सकते हैं वर्गाकार मैदान है तो चारों की चारों साइड बराबर है, तो 4 बराबर दुनिया चली यहाँ पर। सवाल है ऐसा ही, कुछ स्पीड अलग है, आप इसे नोट करिए, फिर उधर वाला कराते हैं, उस पर थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। अटेंडेंस हो गई सबकी, पीछे पास कर पॉइंट में नहीं आएगा, यानी इनका एलसीएम कितना आ रहा है 1800 आएगा ना, 1800 अगर मैं मान लूंगा तो 4 बार मुझे 1800 चल जाएगा, टाइम निकालो, इससे डिवाइड करेंगे 12 घंटे, 6 घंटे, 450 से डिवाइड करेंगे 4 घंटे, 600 से डिवाइड करेंगे 3 घंटे, 12 6 18 4 22 3 25 आएगा 25 × 7 175, 25 का 4 × 2 8, 4 × 7 28, 288 आएगा। आंसर इसका 288 आएगा। अरे एलसीएम मान लो ना 1800 की, मान लो ये एक साइड, तो 1800 4 बार हम चलेंगे और टाइम सबका निकाल देना।
सीढ़ी का तो फॉर्म भरा होगा जिन लोगों की हाइट होगी, भर दिया। नोट हो गया क्या? जरा थोड़ा सा वो सवाल अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। नोट हो गया क्या? अरे बता दो भाई। हो गया सर। ये जो सवाल आप देख रहे हैं इधर वाला, इसमें पता है क्या है, तो अलग अलग रिसोर्सेज का यूज किया गया है और अलग अलग रिसोर्सेज होंगे तो अलग अलग स्पीड होगी। जैसे बोलता है कि कई बार हम भी ट्रैवलिंग करते हैं, दो अलग अलग रिसोर्सेज थे, कुछ दूर बाइक से गए, कुछ दूर बस से गए, तो अलग रिसोर्स हो गया ना। तो उसमें क्या होता है कि आप ओवरऑल काउंट करते तो आपको 8 घंटे लगे और दूरी कितनी चल पाए। अब इसमें दो रिसोर्सेज हैं, एक तो वो पैदल चल रहा था 5 की स्पीड से और उसके बाद वो साइकिल का यूज करके 12 की स्पीड से चला कुछ डिस्टेंस। तो आपसे अलग अलग चीजें पूछेगा, या तो पूछेगा साइकिल से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या फिर आपसे पूछा जा सकता है पैदल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। टाइम भी पूछ सकता है, इस 8 घंटे में वो कितने घंटे पैदल चला और कितने घंटे साइकिल से चला। तो देखो बेसिक उसे बनाने की हार्ड में पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी को लगता हो तो मैं बता तो दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। यहाँ शुरू होगा सोल्यूशन, यहाँ खत्म होगा, कोई फायदा नहीं है, फिर फर्क नहीं पड़ेगा इससे। या तो आप एलिगेशन लगा लो, ठीक है, मैं एलिगेशन लगाने का भी तरीका बता दे रहा हूँ कैसे। एलिगेशन आप स्पीड में लगा सकते हैं या फिर डिस्टेंस, अभी भी बता रहा हूँ। आप टाइम का रेशियो निकाल दोगे कि टाइम जो शेयर हुआ है किस रेशियो में शेयर हुआ होगा, इस 8 घंटे में कितना, किस साइड में कितना टाइम गया होगा। तो आप देखिए, आपने जब पैदल यात्रा की होगी तो उस समय आपकी स्पीड थी कितनी, 5। और जब आप साइकिल का यूज कर रहे थे, तो आपकी स्पीड कितनी थी, 12। लेकिन एवरेज स्पीड आपकी 5 और 12 के बीच में आएगी, ये तो हम जानते हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी पढ़ेंगे टोटल डिस्टेंस कितना चला है आपके 75 किलोमीटर और टाइम कितना लिया है 8 घंटा। पॉइंट में नहीं बदल रहा है, आप इसको ऐसे ही लिखें, यानी कि 75 और अपॉन में कितना आ गया किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड है। तो जब हम इसको एलिगेट करेंगे ना यहाँ से, तो आपको टाइम का रेशियो पता लग जाएगा, किस अनुपात में इन्होंने टाइम को शेयर किया, वो 8 घंटे कितने घंटे किधर गए, ठीक है। अब यहाँ समस्या ये की जाएगी कि आपको डिवाइड में 8 आ रहा है, कैसे करेंगे हम एलिगेट। कोई बात नहीं, मैंने एलिगेशन जब पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि जब नीचे कोई चीज प्रॉब्लम करे तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो सब में। इसमें भी 8 से, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 × 5 कितना हो गया, 12 × 8 कितना हो जाएगा, और 8 से ये वाला 8 हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ कितना आ जाएगा, पता है क्या है ये भी स्पीड। स्पीड क्या होता है, 1 घंटे में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। हमने 8 घंटे में चला दिया, 8 घंटे में एवरेज कितना चल पाए 75। अगर आप 5 की स्पीड से 8 घंटे चलते तो कितना चलते, और 12 की स्पीड से 8 घंटे चलते तो, लेकिन ना आप 40 चले ना 96, आप चले कितना हो। कारण क्या है, क्योंकि ना तो आप 5 की स्पीड से चल रहे हो ना 12 की, दोनों से मिला के चल रहे हो, कुछ डिस्टेंस 5 की स्पीड से और कुछ डिस्टेंस। तो ये कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर डिवाइड में जैसे 8 दिक्कत कर रहा है तो 8 से क्या कर दो सब में मल्टीप्लाई। अब 96 और 75 का डिफरेंस बता सकते हो क्या, और इधर कितना आ जाएगा 35। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का यहाँ 3 बार और यहाँ 7 का कितना, ये पता क्या है, ये टाइम का रेशियो आ गया, दोनों में क्या टाइम। तो 3:5 में टाइम शेयर हुआ है, यानी कि 3 यूनिट यहाँ लगा और 5 यूनिट, तो टोटल कितना टाइम हुआ 8। और सवाल में टोटल टाइम दे कितना रखना है
यानी 8 यूनिट की वैल्यू 8 घंटा है, मतलब एज इट इज सेम टाइम ही तो है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर मैं जब पैदल यात्रा किया था तो कितने घंटे लगे, और साइकिल से यात्रा किया तो कितने लगे, 5। हो गया अलग अलग टाइम, 3 घंटे पैदल चले हो और 5 घंटे साइकिल से चले। अब आपसे अगर पूछ ले कि साइकिल से दूरी कितनी चली है, साइकिल से दूरी अगर पूछी जाए तो कैसे करोगे? दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। साइकिल की स्पीड कितनी थी? साइकिल की स्पीड है 12, साइकिल की स्पीड है 12 और चले हो 5 घंटे, तो 12 की स्पीड से 5 घंटे में कितना चलोगे? 60 किलोमीटर दूरी होगी नहीं होगी? आपसे पूछे पैदल कितना चला, तो 5 की स्पीड है और 3 घंटे पैदल चला है, 5 × 3 कितना होगा? 15 और 60 मिला लो कितना हो गया? 75 ही हो जाना था उसको, हो गया हमारा सही। अब इसके अलावा एक और चीज है, अगर आप थोड़ा बहुत सोचेंगे तो और भी रास्ते दिख जाएंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट पैदल और साइकिल अगर समझना है तो थोड़ा फोकस रखिएगा, वरना आप ये कहोगे कि बाउंस हो गया। पैदल आपकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी ना, ठीक है, और साइकिल से आपकी स्पीड 12 किलोमीटर। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर कितने किलोमीटर पहुंचे हो आप? 75 किलोमीटर, ठीक है, 75 किलोमीटर। अगर आप पैदल ही चलते 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलते तो आप कितना डिस्टेंस चल पाते? 40 किलोमीटर चल पाते, नहीं चल पाते। लेकिन आप चले कितना हो? 75। भाई मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ मेरी स्पीड 5 की कांस्टेंट कर दो, 8 घंटे में 40 किलोमीटर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं 75 किलोमीटर चल गया क्योंकि मैंने कुछ देर तक क्या चलाया? साइकिल। और साइकिल की स्पीड कितनी ज्यादा थी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा थी साइकिल की स्पीड, इसीलिए तो दूरी ज्यादा चली है। अगर 5 की कांस्टेंट स्पीड कर दी जाए तब तो 40 किलोमीटर जाओगे। आप थोड़ी देर 12 से चले हो, 12 से चलने का मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर ज्यादा चल रहे हो? 7। तो यहाँ आप देखो 75 पहुंच गए 40 की जगह, तो कितने किलोमीटर ज्यादा चले हो? 35 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चले हो। किसकी वजह से चले हो? साइकिल की वजह से। और साइकिल की वजह क्या है? क्योंकि इसकी स्पीड 1 घंटे में कितने किलोमीटर ज्यादा चला है? 1 घंटे में अगर 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हैं तो 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए साइकिल कितनी देर चलाओगे? तो इसका मतलब जो साइकिल ने टाइम दिया है कितना लिया? फिर से आप ओरल समझेंगे, मेरी स्पीड पैदल तो 5 ही, तो 5 की स्पीड से 8 घंटे चलूंगा, 40 ही तो चल पाऊंगा। लेकिन मुझे ये बोला गया कि मैं कितने किलोमीटर पहुंच गया? 35 किलोमीटर में एक्स्ट्रा चल गया। ये तो एक्स्ट्रा चलने का रीजन क्या है? साइकिल। साइकिल चलाई मैंने कितनी स्पीड से? यानी कि 1 घंटे में 7 किलोमीटर ज्यादा चलाऊंगा। 1 घंटे में 7 किलोमीटर ज्यादा चलूंगा, 35 किलोमीटर ज्यादा चलने के लिए मुझे 5 ही घंटे तो साइकिल चलानी होगी। तो साइकिल 5 घंटे चलाइए, तो पैदल कितने घंटे चलोगे? बचा हुआ 3 घंटे पैदल। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ भी 3 घंटे और 5। अब आप टाइम है वो 25। चलो थोड़ा सा ट्रेन के बारे में बता दें, ट्रेन तो पढ़ा है। जैसे बताने में कुछ नहीं, आप किताबों में सॉल्यूशन देखेंगे बेसिक बना हुआ मिल जाएगा 100 मार्क्स। ये जो सोचते हैं बेसिक बता दो, एक्चुअली पता क्या है कि भले ही कॉन्सेंचुअल तरीके से जिनको मैथ कम आती वो भी समझ लें, बेसिक तो समझ भी उसको आएगा जिसने मैथ पढ़ी है। इक्वेशन बना के सॉल्व करना क्या बिना मैथ समझे आ जाएगा? पता ही नहीं लगेगा कि किसे एक्स मानना है किसे वाई मानना है। तो बेसिक तो समझ में उसको ही आ सकता है जिसने मैथ पढ़ी है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल लॉजिक लगा के करना सवाल ये आप समझ सकते हो। एक तरीके से कह सकते हो थोड़ा बहुत रीजनिंग लगा के भी कर सकते हैं इसमें। पोस्ट प्रेफरेंस भरने का आएगा उसमें, ठीक है। तो मतलब जो मैं अपने एक्सपीरियंस में कहता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट ये है, अगर पोस्ट या तो टाइम कीपर या फिर कॉमर्शियल क्लर्क। मतलब क्लर्क या अकाउंटिंग का टाइपिस्ट वाली जितनी जॉब ऑफिस जॉब है उसमें आपको कहीं विजिट नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना। एक ऑफिस, एक आपको
पीसी कंप्यूटर जो भी मिलेगा उसे आपको मैनेज करना है। टाइम कीपर जानते हैं क्या होता है? टाइम मेंटेन करना, कौन सी डेट कितने घंटे लेट किस प्लेटफॉर्म पर आना है, और इससे कैसे कुछ जॉब नहीं है। क्योंकि इनकी एक तो क्वालिटी कम होती है, क्योंकि ये पता क्या है, ये बिल्कुल फोकस्ड जॉब है, आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। एक सेकंड के लिए ये नहीं सोच सकते चलो 10 मिनट सो लेते हैं, पता लग रहेगा। तो इसलिए इनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए टाइम मिलता है। आपको काम करना है, अगर जैसे शायद 8 घंटे की ड्यूटी होती है, इनको 5 घंटे काम करना होता है, 3 घंटे इनको रेस्ट है। क्योंकि आप अगर बिल्कुल फोकस्ड होकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है जल्दी थकेंगे। टाइपिंग टाइम कीपर में नहीं होती, कुछ तो टाइपिंग कौन सी इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप जैसे अभी आप पढ़ने के लिए किए हैं, कुछ नहीं, घर पे बैठ के टाइपिंग शुरू कर दो। 1 दिन 2 दिन में नहीं होगी टाइपिंग। बच्चा करता है टाइपिंग शुरू करता है, 1 महीने जब करता मेरा आ ही नहीं, 1 महीने में आ जाएगी टाइपिंग। कैसे आ जाएगी? 1 महीने में तो नया फोन लेते वो चलाना नहीं आ पाता है, आपको पता ही लगता है इस फोन में कहाँ पे क्या है। तो आप जब लगातार करते रहिए, धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे पता लग गया लेटर कहाँ से कौन सा करेंगे, अच्छा अपने फोन पे टाइपिंग करके होती नहीं होती, मेरे ख्याल से जितनी स्पीड मांगते नहीं होंगे उससे डबल आ जाती होगी फोन पे। आती नहीं? क्यों आती है? क्योंकि रेगुलर कनेक्शन नहीं है, आप रोज कर रहे हो। तो आप टाइपिंग करो, मैं बोले ना, ये किसने कहा कि 2 घंटे टाइपिंग करना है, रोज 10 मिनट शाम को कर लिया। टाइपिंग वैसे भी कर लो, क्योंकit अगर CHSL CGL दोगे बिना टाइपिंग के कुछ है नहीं। एक भी पोस्ट ऐसी नहीं जिसमें टाइपिंग नहीं क्वालिफाई करो, कंपल्सरी कर दिया। इंटरव्यू उठाया CGL में, टाइपिंग कर दिया। मैं ये तो नहीं समझ पाया कि इंटरव्यू को हटा के टाइपिंग करना क्या मतलब है इस बात का? इंटरव्यू हटा दिया, पहले इंटरव्यू हटा के इन्होंने क्या किया था, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, मतलब कैसे राइटिंग वगैरह वो आता है, लिखने वाला होता है। अब टाइपिंग कर दिया, टाइपिंग और इंटरव्यू में आंसर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आंसर होता है। आप कैसे किसी को कॉमन सेंस का काम करते हैं टाइपिंग के लिए? शॉर्ट हैंड आती है किसी को, या किसी ने शॉर्ट हैंड कोई सिखाता है आपको स्टूडेंट में? शॉर्ट हैंड नहीं सिखाता कोई। शॉर्ट हैंड का मतलब वो नहीं होता, मतलब शॉर्ट हैंड का मतलब कोडिंग लैंग्वेज होती है, कोई नहीं सिखाता। इसने शॉर्ट हैंड सीख लिया तो ठीक तरीके से, जो स्टेनो वगैरह होते हैं, चाहे किसी भी ऑफिसर के, नेता के, जो भी होंगे स्टेनो वगैरह होते हैं, इनके पास टाइम कम होता, लिखना ज़्यादा होता है, तो ये शॉर्ट हैंड की जो लैंग्वेज है उससे यूज करते हैं, फिर ये लिखते रहते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट हैंड है ना, मतलब आपको आता है अच्छे से, बहुत आसानी से होगा। क्योंकि मेरा स्टूडेंट है, उसने शॉर्ट हैंड सीखा है, कम से कम मेरी नॉलेज में 6 नौकरी तो बदल चुका है। कोई भी नौकरी उसने 8, 9, 10 महीने तक होता है, उसका किसी न किसी और का हो जाता है। अब आप ही देख लो, इतने बच्चे बैठे, किसी को शॉर्ट हैंड के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, है नहीं, कोई सिखाता नहीं आपको, सिखाते होंगे जरूर। चलो पता करना सीख लेंगे। टाइपिंग से ज़्यादा बेनिफिशियल है शॉर्ट हैंड, कट ऑफ बहुत कम जाती है, इसलिए शॉर्ट हैंड मांगती है, ये समझ लो। आधे से भी कम नंबर पे कट ऑफ जाती है। टाइम हो गया, टाइम हो गया, 30 हो गया। बंद कर दो।